कौन कौन से एलिमेंट है? 16th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट है। अब जल्दी से 2 मिनट में सुन लीजिए आप। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आप बता सकते हैं क्या होगा? NH2 NP4, ये आपको समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 8 ऐड किया था क्या? नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे? 18 ऐड करिए, क्या आएगा? 34, फिर से 18 ऐड करिए, क्या आएगा? 50, 18 के बाद अब 32 ऐड करिए, 84। समझ में? इनमें से पहला पॉइंट कि ऑक्सीजन एंड सल्फर षडंगी ये नॉन मेटल है, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम ये मेटलॉइड है, और पोलोनियम क्या है? मेटल है। फिर भी इसमें याद रखिए कि ये रेडियो एक्टिव मेटल है। जल्दी से आप लिखते भी जाएं। हो गया? अच्छा, वैसे कुछ कंपाउंड के नेम आपको याद रहने चाहिए। जैसे इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? इप्सम। जिप्सम का थोड़ा सा आप देखते थे, ठीक है? वैसे मैं बाद में मेटलर्जी में सब दूंगा पेज में, लेकिन अभी के लिए आप रिवाइज करते थे। याद है क्या? फिर इसमें एक और है, जैसे मान लीजिए गैलेना किसको बोलते हैं? पीबीएस को गैलेना बोलते हैं। ये अभी आप लर्न मत करो, लेकिन फिर भी सुनते जाओ, तो क्या होगा कि बाद में आप मेटलर्जी में जब आप सुनोगे तो याद रहेगा, ठीक है? एक बार सबका लिस्ट में मेटलर्जी टॉपिक पे दूंगा, लेकिन अभी जैसे पीबीएस को गैलेना बोलते हैं। फिर आप इसी में देखोगे कुछ और भी लिस्ट है इसमें। कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट होता है CuFeS2। वैसे इस चैप्टर का तो नहीं है ज्यादा, ये है कॉपर पाइराइट, ये सब ध्यान रखो। चलिए इसमें आगे की बात कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम अगर बात करें साइज की, क्या होगा? कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलिए देखिए फटाक से। फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉप टू बॉटम आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल क्या होगा? डिक्रीज, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ऑक्सीजन एंड सल्फर में किससे ज्यादा होता है? सल्फर। लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑर्डर देखोगे, सल्फर का सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, लास्ट में किसका आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ये ऑर्डर आप याद रखें, ठीक? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक? हो गया। फिर आगे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। टॉप टू बॉटम यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन फैमिली में भी सेम था। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली, अरे यार ऐसे सोच सकते हो आप, साइज इंक्रीज हो रहा है क्या? तो मान लो अगर वैन डर वाल्स फोर्स देखना है तो क्या होगा? साइज इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इंक्रीज होगा।
हो गया। लेकिन बस इसमें अगर एक एक्सेप्शन लर्न करना चाहते हो तो बस ये याद रख सकते हो, इंक्रीज होगा लेकिन टेल्यूरियम एंड पोलोनियम का एक्सचेंज होता है। मैं ऑर्डर लिख देता हूँ दोनों के लिए, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा सेलेनियम, सेलेनियम के बाद नंबर आता है पोलोनियम का, फिर टेल्यूरियम का। ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों में कॉमन पॉइंट है। चलिए हो गया, ये तो चेन का जनरल प्रॉपर्टी हो गया। अब आगे की बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हेडिंग कीजिए, ये जनरल, अगर मैं कॉमन बात करूं तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे होते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये -2 होता है, +2 होता है, +4 होता है एंड +6 होता है। -2 +2 +4 +6। अब हमें सीखना ही है कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा। जो नाइट्रोजन फैमिली में था एग्जैक्टली यहाँ भी होगा। नाइट्रोजन में क्या हुआ था, -3 आ गया, -3 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा था, क्या कैसे सोचेंगे फिर से, -2 है मतलब मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो यार नॉन मेटल सबसे ऊपर होगा, ऑक्सीजन होगा क्या, ऊपर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, नीचे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो -2 का स्टेबिलिटी क्या होगा टॉप टू बॉटम, क्या होगा, पक्का चमका। तो पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ -2 स्टेट क्या होगा, डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम आओगे तो। ये कैसे सोचा आपने, तो मेटालिक कैरेक्टर से। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने सुना होगा, तो इस फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लगता है, +4 एंड +6 में इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। तो आप यहाँ से इनका भी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि यूजुअली अगर ये +4 +6 शो कर रहा है तो यूजुअली कौन सा स्टेबल होता है, यूजुअली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो +4 स्टेबल रहेगा, +6 यूजुअली +6 स्टेबल होगा, लेकिन बॉटम में कौन स्टेबल रहेगा, इट मींस +4 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा, +4 का स्टेबिलिटी इंक्रीज, +6 का स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो आप ये भी यहीं से डिसाइड कर सकते हो, लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ +4 स्टेट क्या होगा, इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो। सिमिलरली स्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट क्या होगा, डिक्रीजेस। हो गया सबके। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। एक शामिल लिख सकते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सुना है आपने, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, पक्का। तो वैसे यहाँ भी सबके एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। तो लिख लीजिए कि ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, all element of this group show allotropy। हो गया। एक पॉइंट जो कॉमन है 15th ग्रुप से आप रिलेट कर सकते हैं। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी एनोमलस था क्या, वो एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा था क्या। एनोमलस बिहेवियर मींस वो अपने रेस्ट ऑफ द ग्रुप से प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। रीजन मैंने क्या क्या बताया था, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, सेकंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड पॉइंट एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2d लाइक ऑर्बिटल। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, कौन शो करेगा, ऑक्सीजन भी शो करेगा। लिख लीजिए पॉइंट, लिखिए कि ऑक्सीजन शो एनोमलस प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन शो एनोमलस प्रॉपर्टी due to small size, high ionization energy, high electron negativity. Oxygen show anomalous property due to small size, high electron negativity, high ionization energy, and absence of
वैकेंट d ऑर्बिटल। चलिए हो गया। फिर देखिए इसके बाद ये तो गया अपना जनरल प्रॉपर्टी, फिर ये अपन ने पढ़ लिया फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप उसमें देखेंगे लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, नाइट्रोजन में भी इतना कॉमन था। इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में हमने क्या पढ़ा था, अबे जो वहां पढ़ा है वही यहाँ भी करने वाले हैं हम। इसके बाद क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला चीज वहां पे क्या था, रिलेट करोगे सब कुछ सेम आएगा। वहां पे क्या पढ़ा था, हाइड्राइड के साथ पढ़ा था क्या बनने, अरे यार नाइट्रोजन में क्या पढ़ा था बनने। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं, यहाँ भी हाइड्राइड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला चीज मान ले यहाँ पे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हेडिंग दीजिए। फिर से यहाँ पे पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका केमिस्ट्री यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। अपने पास चार ही रहेंगे, कौन कौन सा हाइड्राइड बनाएंगे, ऑक्सीजन क्या बनाएगा H2O, सल्फर क्या बनाएगा H2S, टेल्यूरियम क्या बनाएगा सेलेनियम आएगा पहले H2Ase एंड देन क्या आएगा H2T, ये चार बनाएंगे। अगर आपको वहां का प्रॉपर्टी याद होगा, सब प्रॉपर्टी यहाँ भी सेम होगा। पहला पॉइंट बॉन्ड एंगल, बोलिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नहीं समझ में आ रहा है वो याद रखिए, वो वाला खोल के देखिए नाइट्रोजन वाला, बस यहाँ पे आपको रिपीट करना है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा क्या, इनमें बॉन्ड एंगल यूजुअली कितना होगा, अप्रॉक्स 90 डिग्री के आसपास होगा क्या, ड्रैकोज रूल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बॉन्ड एनर्जी की बात करें यार, अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है क्या, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे बात कर लेते हैं थर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ पूछ ले आपसे, तो देखो यार हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा एसिड में टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, नहीं समझा। आप इसको एसिडिक स्ट्रेंथ को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, H+ डोनेट करना है, OH बॉन्ड एंड HT में कौन सा इजीली ब्रेक होगा, तो ये H+ इजीली डोनेट करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। आगे बात करते हैं फोर्थ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अगर आपको लास्ट क्लास वाला याद होगा तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, जितने भी हाइड्रा एसिड है, देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन फटाक से डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा, तो आप पहले सुनो ना, H2T फटाक से डोनेट करेगा, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन H2O में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, H2O का सबसे पहले नंबर पे आएगा क्या, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट मैं अलग से बनाता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर यहाँ पे सेम है, सबसे ज्यादा H2O, फिर नंबर आएगा H2TE, फिर नंबर आएगा H2Ac, फिर नंबर आएगा H2S का। कोई लॉजिक बताएगा इसका, ऐसा क्यों है, H2O का ज्यादा क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मुंडी मुंडी मुंडी, ये ऑर्डर क्यों है, ये ऑर्डर क्यों है, यार टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इंक्रीज होना चाहिए था सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका होना चाहिए था, लेकिन H2O मैक्सिमम क्यों हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मींस जो H इजीली डोनेट करे, रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर दूसरे का रिडक्शन करेगा, दूसरे को हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो कहां पे A और H के बीच का बॉन्ड
अगर वीक है तो ये जल्दी डोनेट करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाँ क्यों बोला था, क्या क्या बोलिए, वैल्यू कम होगा। हाँ बोलिए, फोर्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, करेक्ट है। हो गया इतना। सो इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एंगल आप कंपेयर कर सकते हो। हाँ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हो गया। आगे की बात कर लेते हैं इनके रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। हाँ बोलिए। अबे क्यों कम है, ज्यादा है ना यार, साइज इसका ज्यादा है। वैन डर वाल्स फोर्स साइज पे डिपेंड करता है, साइज ज्यादा है तो इसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो इसका सबसे मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन इससे भी ज्यादा H2O का क्यों हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया। एक चीज ध्यान रखना कि इसमें एक लाइन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो इसमें एक हाइड्राइड है जिसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग नेचर नहीं होता है। कौन सा होगा वो, सबसे कम किसका है, H2O का रिड्यूसिंग कैरेक्टर है क्या। अरे यार सब रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखा जाए तो H2PE का सबसे ज्यादा, फिर H2AC, फिर H2S, H2O का सबसे मिनिमम होता है। इनफैक्ट H2O का नेचर रिड्यूसिंग होता ही नहीं है। ठीक, अब चाहो तो लिख सकते हो कि all hydride are reducing except H2O। चलिए एक क्वेश्चन किससे पूछूं, चलिए लाइफ स्टेट आप ही बता दो। थर्मल स्टेबिलिटी आपसे पूछ सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज, पक्का चमका। थर्मल स्टेबिलिटी अगर यहाँ पे है तो आप बॉन्ड एनर्जी सी देंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, अरे बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो रहा है, इस केस में स्ट्रॉन्ग है क्या, इजीली ब्रेक नहीं होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। NH3 PH3 वहां भी सेम लॉजिक होगा, HF HCl HBr HI में वहां भी सेम लॉजिक होगा, ये सब कॉमन है। ठीक, फिर सेकंड आते हैं हेडिंग दी रिएक्टिविटी विद O2। हो गया रिएक्टिविटी विद O2। इसमें एक लाइन लिख सकते हैं आप कि कौन कौन से टाइप के ऑक्साइड होंगे, तो एक तो EO2 टाइप ऑक्साइड होगा एंड EO3 टाइप ऑक्साइड होगा। आगे की बात करें तो आप बाकी सब कॉमन चीज है। कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, EO2 या EO3, कोवैलेंट कैरेक्टर EO3 का ज्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, EO3। हो गए सबके। एक चीज इसमें आप नोट में ऐड कर सकते हो, बस देख लें। अच्छा SO2 गैस होगा या क्या है, इसमें अगर U2 का देखें SO2 गैस है, अगर वैसे फालतू चीज है शायद ही नहीं पूछे, लेकिन TeO2 SO2 गैस है, ACO2 ये सॉलिड होता है, याद कर सकते हो, अच्छी बात है। ACO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड होता है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि EO2 में टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है। देखिए इसमें कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर decreases from SO2 to TeO2।
reducing character decreases from SO2 to TiO2. ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये जो SO2 है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. इनफैक्ट SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये जो दिख रहा है TiO2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब देखो ये कैसे याद रखोगे, फिर से लॉजिक क्या लगाओगे आप यार, SO2 और TiO2 बिना देखे आपको ये समझ में आएगा, ये क्या सप्लाई करेंगे बाहर, क्या सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे. तो जो फटाक से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. फिर से वैसे बॉन्ड टाइप सोचो आप, टेल्यूरियम ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इजीली कौन ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, पक्का चमका, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा. राइट, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मींस ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. हाइड्राइड वाले में रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. क्यों हो रहा था, बिकॉज वो हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा था. यहाँ पे क्या सप्लाई कर रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. ओवरऑल देखोगे तो टेल्यूरियम ऑक्साइड का वैसे नेचर हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग, इसका नेचर होता है रिड्यूसिंग. देख लीजिए, फिर से सुनिए, बहुत सिंपल है. मैंने क्या बोला, ये सब ऑक्साइड है क्या, राइट. तो ये बाहर क्या सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन. तो ये बाहर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो बाहर वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे, राइट. तो जो फटाक से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट. अब किसमें बॉन्ड वीक है, सल्फर ऑक्सीजन या टेल्यूरियम ऑक्सीजन. टेल्यूरियम ऑक्सीजन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, फटाक से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करेगा. ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करेगा तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा. टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीजेस. ये हो गया रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए. हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं, कौन कौन, ओके. टेल्यूरियम +4 में रहना चाहेगा, हाँ. SO2 +6 में जाना चाहेगा. आगे बोलिए. सल्फर इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, चलेगा, वो भी लॉजिक. SO2 में भी क्या होगा कि +4 में +6 में जाता है. वैसे अभी SO2 मॉलिक्यूल के बारे में हमें पढ़ना भी है, वैसे पढ़ाऊंगा इसी में. SO2 का नेचर ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा या दोनों होगा. वॉल्यूमेट्रिक में अगर आपने पढ़ा होगा, कोई अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब अगर रेडॉक्स रिएक्शन करेगा तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, सिर्फ डिक्रीज होगा. तो इसका क्या होगा, रिडक्शन. मींस से क्या होगा, ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. कोई मिनिमम में है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. अगर मिडल में है क्या होते हैं, ये दोनों हो सकते हैं. डिपेंड करेगा कि इसके साथ आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया है. ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या. वैसे SO2 का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी कुछ रिएक्शन है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कुछ रिएक्शन है, ठीक है. अपन जस्ट कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक. थर्ड आते हैं, रिएक्टिविटी विद हैलोजन. रिएक्टिविटी विद हैलोजन. तो इनमें जो ऑक्साइड बनते हैं, सॉरी इनके जो हैलोजन, ये बेसिकली EX2 टाइप, EX4 टाइप, EX6 टाइप ऑक्साइड बनते हैं, ठीक. यूजुअली +2 +4 +6 में EX2, EX4 एंड EX6 टाइप के ऑक्साइड होते हैं. पहला पॉइंट ये लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट इसमें, अगर मान लीजिए मैं कोई एलिमेंट E फिक्स कर दूं, कोई एलिमेंट E फिक्स कर दूं, लेट्स से इधर सल्फर है या फिर कोई भी ऑक्सीजन ले लिया, कोई भी ले लिया. अगर मैं हैलाइड चेंज करूं, एक बार मैं फ्लोराइड ले सकता हूं, सेकेंड टाइम क्या ले सकता हूं, फ्लोराइड या फिर ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड.
तो अगर आप इनमें थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में कौन होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ से आप कंपेयर कर सकते हो, कौन होगा? तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड इज सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोराइड रहेंगे या क्लोराइड रहेंगे? क्लोराइड, फिर नंबर किस आएगा? क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। ठीक, अब याद कैसे रहेगा आपको? आप हिंट में से लिख सकते हैं, ठीक ना, कि आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करके स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आप खुद से लिखते भी जाओ, ठीक ना। आपको फाइनली ये याद रखना है कि SF2 और HCl2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? OF2 और Cl2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये याद रखना है, ठीक ना। आप चाहो तो हिंट में लिख सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ से मैंने कंपेयर किया। हो गया, आगे बात करते हैं हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा ब्रोमाइड एंड हेक्सा आयोडाइड में स्टेबल सिर्फ और सिर्फ हेक्सा क्लोराइड होता है। EF6 स्टेबल होता है, जैसे SF6 स्टेबल होता है, SCl6, SBr6 स्टेबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए कि among हेक्सा क्लोराइड, among हेक्सा हैलाइड लिखिए, among हेक्सा हैलाइड कौन से हैलाइड सिर्फ स्टेबल होंगे? कौन से? EF6 मींस ओनली हेक्सा क्लोराइड आर स्टेबल। रीजन आप खुद से सोच सकते हैं, कोई बताएगा क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में हेक्सा स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप, लेकिन वो SCl6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, Si6 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या लिखा आपने? among हेक्सा हैलाइड only हेक्सा क्लोराइड आर स्टेबल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये चलो हो गया, एक दो पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, मेंस में शायद पूछ सकते हो, मेंस में रट्टा वाले पूछ लेते हैं। SF4 लिख लीजिए, इसका फिजिकल नेचर, SF4 इज गैस, SF4 is gas, ACF4 is liquid and TeF4 is solid. लॉजिक कोई बताएगा? SF4 गैस होता है, ACF4 लिक्विड होता है, TeF4 सॉलिड होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ से कभी फिजिकल स्टेट नहीं लिखते। क्या कभी भी फिजिकल नेचर देखना हो तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? किसमें? इसलिए सॉलिड, फिर इसमें कम। जैसे F2 Cl2 Br2 I2, ये केमिकल बॉन्डिंग बताया होगा। F2 Cl2 का नेचर क्या होता है? F2 Cl2 गैस होते हैं, Br2 क्या होता है? I2 क्या होता है? सॉलिड होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें कम होगा, इसमें बहुत ही कम होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे, ठीक। OF4 एग्जिस्ट करेगा क्या? OF4 करेगा ही नहीं करेगा महल्ले? OF4 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा? कैसे सोचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ओए, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कभी भी सुपर ऑक्टेट फॉर्म करता है क्या? एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं कभी, इसलिए OF4 एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। एक लाइन और लिख लीजिए आप नोट में, नोट लिखिए कि all elements except selenium, all elements except selenium form dichloride and dibromide. All elements except selenium form dichloride and dibromide, मतलब सब डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए OCl ऑक्सीजन का डाइक्लोराइड है क्या? अगर मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि OCl2 में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा?
sp3 शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? ये शेप क्या है? बेंट है। SCl2 का शेप क्या होगा? क्या होगा? बेंट होगा। चल रहे वी शेप बोल सकते हो ये लाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बस एक्सपेरिमेंट मिलता नहीं है सेलेनियम का SeCl2 या कौन सा है? एक कौन सा? AcBr2। ये बस दो मिलते नहीं है। इसका रीजन नहीं बता सकते ठीक है। सेलेनियम का आयोडाइड मिलेगा, सेलेनियम का फ्लोराइड भी मिलता है, सिर्फ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड नहीं मिलते हैं। कौन सा? टी मिलेगा, टेलुरियम का भी मिलता है, सिर्फ सेलेनियम के दो नहीं मिलते हैं। ठीक। हाँ बोलिए। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्या? किसमें? OCl2 होगा ना थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हाँ बोलिए। तो वो लॉन्ग पेड तो डिलोकलाइज होगा। हाँ बोल सकते थोड़ा बहुत होगा, तो 2p3d होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोकलाइज नहीं करते। लोकलाइज्ड भी इसका जो एंगल होता है OCl2 का एंगल पता है कितना होता है? एग्जैक्टली अगर OCl2 का देखोगे तो 118 या समथिंग इसके आसपास होता है। ठीक, 118 या फिर H2O का कितना होता है? 104 होता है ना इसका, 118 या फिर 112 के आसपास होता है। फिर देखना पड़ेगा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन। वैसे देखते कैसे नेचर में, आप मान लो आपको एक्सपेरिमेंट से फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन, तब अपन बॉन्ड एंगल देखते हैं। बॉन्ड एंगल अगर 109 के आसपास है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका फिर sp3। बॉन्ड एंगल अगर 120 के आसपास है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 120 होता है। बॉन्ड एंगल मान लीजिए अगर किसी का हो गया, मान लीजिए 170 के आसपास हो गया, तो फिर इसका हाइब्रिडेशन sp मान लीजिए है। समझ में आएगा? किसी मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडेशन फाइंड करना है तो यूजुअली बॉन्ड एंगल से रेट करते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल देखना है तो सर HCl2 में तो और ज़्यादा होगा डिलोकलाइज। किसमें भी क्योंकि वैकेंट टी है, HCl2 के पास भी है। इसमें ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें बहुत कम होगा क्योंकि इसका खुद का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खुद में ही डिलोकलाइज होगा, बाहर जाएगा ही नहीं, बहुत कम जाएगा। ये एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बहुत ही कम होगा, तो इसमें होगा बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें बस एक रिएक्शन आप लिख लीजिए कि एक आप हाँ बोलिए जो आपको रटना है। 2p3p नहीं होगा, 2p3d होगा। होगा कम, लेकिन 2p3d में पूछे कि बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा, तो बैक बॉन्डिंग होगा। 3p3d में बहुत ही कम होगा। 2p3d बैक बॉन्डिंग होता ही नहीं होता, तो होता है ठीक, लेकिन हाँ एक्सटेंट भले 2p3p और 2p3d में 2p3p का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, ये हो सकता है। एक लाइन इसमें लिख लीजिए रिएक्शन है कि Ac2Cl2 ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है Ac प्लस AcCl4। ठीक, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिए इसमें। पहली बात इसमें ये है कि ये मोनोहेलाइड है या डाईहेलाइड है? मोनोहेलाइड है या डाईहेलाइड है? इसको बोलेंगे मोनोहेलाइड। रीजन इज दो क्लोरीन है, सेलेनियम कितने हैं? बेसिकली AcCl था वो डाइमेराइज हो गया है, क्या बन गया? Ac2Cl2। सेलेनियम का डाईहेलाइड AcCl2 होगा। समझ में आया? इस ग्रुप के जितने भी मोनोहेलाइड हैं वो सारे डाइमेरिक होते हैं। तो क्या लिखिए कि मोनोहेलाइड्स आर डाइमेरिक, monohalides are dimeric form, monohalides are in dimeric form and they undergoes ये रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्रपोर्शनेशन है क्या? and they undergoes disproportionation reaction। हो गया। देखिए ये था अभी तक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अपन ने कंप्लीट किया, और मैंने ये जो पार्ट है अपने पूरा एनसीईआरटी से ही कंप्लीट किया, तो थोड़ा बहुत ही अलग है, अदरवाइज जो भी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया वो अपन ने कंप्लीट किया। ठीक है ना?
चाहे आप चाहो फिर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ो तो भी अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर आप अपना ट्री डायग्राम देखेंगे तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट 7.11 क्या है? चलिए O2 यार स्टार्ट करते हैं। अपना फिर से वही रहेगा, सबसे पहले अपन प्रिपरेशन देखेंगे, बाद में इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन। O2 का प्रिपरेशन लिखिए। पहला मेथड लिखिए बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट KCl O3 को हीट करोगे, आपको मिल जाएगा KCl प्लस O2। या फिर अगर आपने NaNO3 को हीट किया, ये रिएक्शन वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। सोडियम नाइट्रेट को हीट करो क्या बनेगा? NaNO2 बन गया, राइट, नोट कर लीजिए। हो गए सबके? आगे बात करते हैं। आपने एक चीज सुना होगा शायद कि मैंने जो रिएक्टिविटी टेबल दिया था उसमें जो नीचे के मेटल होते हैं जैसे Ag होता है या फिर Hg होता है, इनको नोबल गैस एलिमेंट बोलते हैं। इनके ऑक्साइड स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? अच्छा, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। Ag2CO3 आपको याद है केमिकल बॉन्डिंग में हीट करते थे, क्या बनता था? मेटल कार्बोनेट हीट करोगे क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन यहाँ पे Ag2O बनना चाहिए था, लेकिन ये अनस्टेबल है क्या बनता है ये? प्लस O2। सेम चीज Hg के लिए भी होता था। एक मेथड ये भी मिल गया। मेथड क्या मिला हमें? Ag2O इसको हीट करोगे क्या बनेगा? सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। HgO को हीट करोगे Hg प्लस O2। हो गए सबके? नेक्स्ट एक और रिएक्शन जैसे Pb3O4, इसको हीट करते हो तो PbO प्लस O2 बनता है, या फिर PbO2 को हीट करोगे तो भी PbO प्लस O2 बनता है। Pb3O4 पता है क्या है? इसका कलर रेड होता है, इसको बोलते हैं रेड लेड, और हिंदी में इसको बोलते हैं सिंदूर। क्या बहुत अट्रैक्शन है आप लोगों का। तो इसको हीट करें PbO प्लस O2 बनेगा। लेड। नेक्स्ट एक रिएक्शन आपको, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। वैसे ये दो रिएक्शन मैं आपको फिर से लिख रहा हूँ और ये डी ब्लॉक में वैसे पढ़ते हैं। K2Cr2O7 इसके हीटिंग से या फिर KMnO4 की हीटिंग से, ठीक है। तो अगर आपने K2Cr2O7 को हीट किया तो ये बनता है K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, और यहाँ पे बनेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। वैसे अगर आप ये दो रिएक्शन याद रख लेंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। डी ब्लॉक में आपको फिर से लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन है प्लस K2Cr2O7 और KMnO4 डी ब्लॉक में फिर से आने वाला है। हाँ, हीट कर, दोनों हीट कर। एक तो वैसे ये रिएक्शन सबको पता होगा, बाजीराव, H2O2 किसमें डिकम्पोज होता है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें डिकम्पोज होता है? H2O प्लस होता है ना यार, ठीक है। आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी ऑक्सीजन बन सकता है। हो गए सकते हैं। एक चीज और,
वैसे एक मेथड और है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने से एनोड पे क्या जाएगा? OH माइनस, वहां से O2 बनेगा। कैथोड पे क्या आएगा? वहां से क्या रिलीज होगा? एक मेथड ये भी हो गया। तो लिख लीजिए आप नेक्स्ट मेथड एक और, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई होप इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है। एक मेथड जो सबसे स्टैंडर्ड है, जो सबसे ज्यादा बनाया जाता है ऑक्सीजन, कहां से? कदों इंसान नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़ाया था, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा क्या मिलेगा सेकंड नंबर पे? तो ऑक्सीजन को अगर कॉमर्शियल स्केल पे आपको बहुत ज्यादा अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आइदर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करिए या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करिए एयर का, राइट? तो आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या लिखा आपने अभी? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो एयर, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो एयर। हो गया सबकी? चलिए यहाँ तक आपको कौन कौन से रिएक्शन लर्न करने पड़ेंगे जितने भी तक अपन ने O2 के प्रिपरेशन में पढ़ा। देखिए एक तो ये K2Cr2O7 हीट करने से K2Cr4 + Cr2O3 + O2 बनता है, KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 में जाता है। ये दो रिएक्शन लर्न करने आपको प्लीज काम आप करें तो इंपॉर्टेंट है वैसे तो। फिर और कौन सा लर्न करना पड़ेगा? KClO3 को हीट करोगे क्या बनेगा? KCl + O2, याद रहेगा। सेकेंड रिएक्शन क्या था? NaNO3 को हीट करोगे क्या बनेगा? NaNO2 + O2, ये तो ऐसे याद है। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन था? थर्ड Ag2O और HgO को हीट करोगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ से Hg + O2, ये तो याद ही रहेगा, और Ag + O2। दो रिएक्शन और है, Pb3O4 एंड PbO2 को हीट करने से दोनों से प्रोडक्ट क्या बनेगा? PbO + O2। Pb3O4 या PbO2 इन दोनों को हीट करोगे तो क्या बनेगा? पक्का जर्मेनियम SnP2। फटाक से सुनना क्यों बन रहा है वो, याद कैसे रहोगे? लोअर एंड हायर में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हायर। लेड में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? तो लेड का Pb+2 स्टेबल रहेगा या Pb+4? अगर मान लीजिए आपके पास कहीं भी PbO2 है +4 में है, किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? किसमें? इसीलिए हीट करने से फटाक से ये कन्वर्ट होगा PbO2। अगर आपके पास Pb3O4 भी है तो लेड का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है? +2, इसीलिए ये भी किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? PbO + O2 में। ये सारे रिएक्शन आपको याद रहेंगे, बस ये दो रिएक्शन आप याद करिए। क्या होगा? K2Cr2O7 को हीट किया क्या बनेगा? K2Cr4 + Cr2O3 + O2। KMnO4 को हीट करोगे K2MnO4, यहाँ पे KMnO4 है, यहाँ पे K2MnO4 है, +7 से +6 एंड +4 में आता है। K2MnO4 + MnO2 + O2 में दो रिएक्शन याद कर लीजिए, बाकी तो सब इजी है, याद रहेगा। चलिए एक आध आपसे और पूछता हूं, मतलब खुद से गेस करना आपको ये रिएक्शन। KMnO4 पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक रिएक्शन बस और आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंगनीज का वैसे अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा होगा, मैंगनीज एसिडिक मीडियम में या MnO4- एसिडिक मीडियम में किस में आता है? अच्छा भूल गए आप, MnO4- एसिडिक मीडियम में किस में आता है? Mn2+। ये Mn+7 में है, एसिडिक मीडियम में है, किस में जाएगा? Mn2+ में जाएगा। बताइए क्या बन जाएगा? Mn2+ बनेगा क्या? Mn2+ का सॉल्ट बनेगा। Mn2+ का सॉल्ट क्या बनेगा? MnSO4 बनेगा। मैंगनीज 2+, यहाँ सल्फेट रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा? ये K+ है क्या? K+ है क्या? नल्ला है क्या? K+ का कोई काम है यहाँ पे? नहीं। K+ फिर से ऐसे ही घूमेगा, सल्फेट आयन दिखेगा, क्या बन जाएगा?
K2SO4। फिर यहाँ पे एक O2 रिलीज होता है, बैलेंसिंग के लिए क्या ऐड करोगे? लेफ्ट में हाइड्रोजन है, राइट में क्या ऐड करोगे? ये भी है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वैसे डी ब्लॉक में फिर से आएगा। चलिए हो गया। इसमें एक क्वेश्चन ये तो हो गया प्रिपरेशन। एक क्वेश्चन लिखा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड as superoxide and peroxide. Identify the following oxide as superoxide and peroxide. आपको बताना है कौन सा इसमें superoxide है, कौन सा peroxide है। मैं कुछ ऑक्साइड की लिस्ट दे रहा हूँ, Na2O2, KO2, K2O2, BaO2, RbO2, CSO2, CrO5। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सुपर ऑक्साइड है, कौन कौन से पेरोक्साइड है। CrO5 हाँ। क्या बोलिए? क्या क्या? K2O2 ओके, सारे ओके। हो गए सबके? अपन देखते हैं Na2O2 में पहले आप इसको एनाइन और केटाइन में ब्रेक करो तो ये ब्रेक होगा O2 माइनस में। पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड? पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड? पेरोक्साइड। ये ब्रेक होगा O2 माइनस में, ये क्या होगा? सुपर ऑक्साइड। ये ब्रेक होगा O2 माइनस में, ये क्या होगा? पेरोक्साइड। ये ब्रेक होगा Ba2 प्लस एंड O2 माइनस होगा, क्या होगा ये? पेरोक्साइड। समझा? ये Rb+1 रुबिडियम +1 ग्रुप 1 का है तो ये हो जाएगा O2 माइनस, क्या होगा ये? सुपर ऑक्साइड। ये क्या होगा? O2 माइनस सुपर ऑक्साइड। CrO5 इसका स्ट्रक्चर पता है कहां बनाया था मैंने? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ऐसा CrO5 का, ठीक। इसलिए इसमें क्या है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है क्या? ये पेरोक्साइड हो जाएगा। Na2 में ये तो O2 माइनस है क्या? ये तो ऑक्साइड है यार, सिंपल ऑक्साइड है। हो गए सबके? चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा
एक चीज, ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन की बात करें, बात ही नहीं करनी है फिर तो। ऑक्सीजन किसी के साथ भी कंबशन करेगा क्या? CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, सोडियम प्लस O2, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर प्लस O2, कार्बन प्लस O2। किसी भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, उसका ऑक्साइड बनाएगा। याद रहेगा? बस एक लाइन आपको याद क्या रखना है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे कौन है? प्लैटिनम सबसे नीचे है क्या? प्लैटिनम, गोल्ड, ये सब नीचे है क्या? ये नोबल गैस, जो नोबल एलिमेंट हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बस याद रखना है, बाकी सब रिएक्ट करते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो कि नोबल एलिमेंट्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अदरवाइज कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल, सब रिएक्ट करेंगे इसके साथ। नोबल गैसेस में भी हीलियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होगा क्या? हीलियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होगा? नहीं यार। चलिए एडिंग दीजिए, ओजोन O3। O3 के बारे में पहला लाइन, पेरोक्साइड था ना, वो सिंगल बॉन्ड, वो पेरोक्साइड लिंकेज था, तो पेरोक्साइड था। पहला चीज इसमें याद रखिए कि ये एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप मानते हैं इसको। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, O3 इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। बनाएंगे कैसे इसको? तो क्या करते इसको, इसका प्रिपरेशन का मेथड क्या है कि मान लीजिए आपके पास O2 गैस है, O2 गैस से ही O3 गैस बनाते हैं। और मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ट्यूब है और इसमें हम ऐसे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक, लेकिन क्या होना चाहिए? साइलेंट। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या होगा? जैसे ही O2 यहाँ से पास होगा, O2 ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होगा? O प्लस O में। एंड ये जो O हुआ है, ये O2 के साथ मिलके, O2 प्लस O मिलके क्या बना लेगा? O3 बन जाएगा। समझ में आएगा? O2 प्लस O मिलके O3 बन जाएगा। मीन्स ओवरऑल रिएक्शन होता है, O2 कन्वर्ट होगा, O3 में रिएक्शन बैलेंस करेंगे, 3O2 किस में कन्वर्ट होगा? 2O3 में। आपको याद ये रखना है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इसलिए ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। कोई पक्का एंडोथर्मिक है ना? पक्का एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, आपको एक डाउट आ सकता था कि हमने यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया है, तो ये एंडोथर्मिक है? पक्का ना? अच्छा एंडोथर्मिक, चलो डेल्टा एच क्या हो जाएगा इसका? ग्रेटर देन 3। ठीक है, बस सिंपल सा मेथड है, O2 से O3 बनेगा। होता क्या यहाँ पे कि जस्ट सारे O2 O3 में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट आपको जस्ट यहाँ पे 10%, 5 to 10% O2 O3 में कन्वर्ट होता है। तो इस ऑक्सीजन को बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? ओजोनाइड ऑक्सीजन। मींस ऑक्सीजन में 5 to 10% ओजोन मिल जाएगा। आप इसमें ये लिख लीजिए एक रिएक्शन, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो, बैलेंस नहीं किया मैंने, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं लाइन कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय passing silent electric discharge through a stream of oxygen. हो गया क्या? बता हो गया इतना? अच्छा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों देते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसे मान लो साइलेंट की जगह पे वायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दो, मतलब समझ में आ रहा है? अबे सुन, मतलब क्या इसका?
ये जो O3 बना है ना, ये रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। O3 क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अगर आपने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं लिया या फिर आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज किया, O3 फटाक से ब्रेक होता है O2 में। आपको क्या करना है? O2 से क्या बनाना है? लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होके पता है किसमें कन्वर्ट होता है? O3 कन्वर्ट होता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ये फटाक से ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या फिर अगर ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया, तो ये O3 जो भी फॉर्म हुआ था वो किस में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। अब बता दो, कुछ नहीं समझा तुम्हें। मैंने क्या बताया कि ये जो O3 बनता है, ये O3 अनस्टेबल होता है, रिलेटिवली हाई ये अनस्टेबल होता है। ये फटाक से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फटाक से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O2 प्लस O में। पॉइंट समझ में आया? तो अगर आपको O3 बनाना है तो आप ट्राई करोगे कि O3 फिर से ब्रेक ना हो। समझ में आ रहा है? तो ब्रेक ना हो, ये इस ब्रेकिंग को स्टॉप करने के लिए अपन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेते हैं। आपने नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ले लिया, नॉर्मल मतलब ऐसे बहुत हाई टेम्परेचर पे ऐसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का काम ही है रिएक्शन स्टार्ट करना। आपने नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ले लिया तो बनेगा, लेकिन बनते ही फिर से क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आप एक ये भी लिख सकते हो कि O3 एंड अच्छा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना, ये मैंने आपको बस ऐसे लिखा है। होता है क्या, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बहुत ऐसे वन मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, बहुत सारे ओजोन के मॉलिक्यूल रहेंगे। बहुत सारे ओजोन के मॉलिक्यूल O2 प्लस O में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये O बनते ही दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये टोटल O3 इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो एक पॉइंट और लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि O3 इज ओजोन इज या O3 is unstable. O3 is unstable and it gives ये रिएक्शन लिख लीजिए, O3 कन्वर्टिंग इनटू O2 प्लस O। ये रिएक्शन O3 is unstable and it gives O3 कन्वर्ट होता है O2 प्लस O में। इसीलिए ओजोन, सिंस यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? अभी तो क्या होगा ये? तो लिखिए इसमें कि ओजोन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर होता है ना, वहां भी क्या होता है, सिर्फ ब्रेक होते रहता है, फॉर्म होते रहता है। यहाँ पे जस्ट इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक ना? क्या O3 बना के छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि O3 पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ओजोन बहुत ही अच्छा गैस है, ऐसे फीलिंग आ रही है क्या? पॉइजनस गैस है ये, ऐसे नहीं होगा। क्या हाँ, छोड़ सकते हैं। तो बनाओगे कैसे? तो बना के छोड़ते जा, जब वो फिजिबल भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, ये आपको भी डाउट आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का जो पहला स्ट्रक्चर लेवी स्ट्रॉस लेके बनाया था, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं आता है? दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं फिर इसके बारे में। अभी रिएक्शन के देखते हैं, अभी इसका रिएक्शन पढ़ना है। सबसे पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए कि इट इज लाइट ब्लू गैस, it is light blue gas which forms blue liquid. It is light blue gas which forms blue liquid and on solidification
forms and on solidification forms violet black solid. अगर ये सॉलिडिफाई करो तो वॉयलेट ब्लैक सॉलिड बन जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो फिर से स्मेल होता है ये भी फिर से स्ट्रॉन्ग फिश लाइक स्मेल होता है. फिश लाइक समझ रहे हो? फिश लाइक स्मेल कैसा होता है? अबे नहीं, लेकिन इट हैज स्ट्रॉन्ग फिश लाइक स्मेल. इट हैज स्ट्रॉन्ग फिश लाइक स्मेल. नेक्स्ट पॉइंट, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैराडायगोनली की पॉइंट ये है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो डायमैग्नेटिक, ऑड है तो फिर पैरामैग्नेटिक. एक्सेप्ट 10 and 16 O2 and P2 के लिए बस वो दो ही एक्सेप्शन है. O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी O3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो क्या होगा? तो क्या होगा? और स्ट्रक्चर से भी देखो यार, स्ट्रक्चर से भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं, तो डायमैग्नेटिक है. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डायमैग्नेटिक. हो गया. चलिए नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शन. as oxidizing agent. सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ एकदम. इन एसिडिक मीडियम O3 plus 2H plus इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होता है O2 plus H2O में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 2.07 वोल्ट. आपको ये वैल्यू लर्न नहीं करना है, ठीक ना? और इन बेसिक मीडियम O3 plus H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन O2 plus 2OH minus standard reduction potential. अगर ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये दो रिएक्शन लिखे हैं. O3 एसिडिक मीडियम में भी O2 में कन्वर्ट होगा, बेसिक मीडियम में भी कन्वर्ट होगा. एसिडिक मीडियम में इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लर्न नहीं करना है आपको. जिसमें आपको डेटा बता रहा हूँ कि 2.07 वोल्ट, यहाँ पे 1.24 वोल्ट है. एक चीज देसी में याद रखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन इजी होगा. याद रहेगा? अब फटाक से बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन इजी है. ये लाइन याद रहेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? इजी होगा. तो अगर ओजोन को अगर आप रिडक्शन करना चाहते हो, अगर ओजोन का रिडक्शन करना चाहोगे, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.07 वोल्ट है, बेसिक मीडियम में 1.24 वोल्ट है. कहाँ पे रिडक्शन इजी होगा? पक्का? तो एसिडिक मीडियम में फटाक से रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम किसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? किसमें होगा? क्योंकि एसिडिक मीडियम में फटाक से रिड्यूस होगा. ये लाइन समझा क्या? कि ओजोन एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेसिक मीडियम के रिस्पेक्ट में. ये पॉइंट समझा? बस आपको ये लाइन याद रखना है. ये फिर से आपको याद नहीं रखना है. ये जो E नॉट का वैल्यू मैंने बताया आपको, जस्ट एक्सपेरिमेंटल, आपको लर्न नहीं करना. ये लाइन लिखिए आप. ozone is stronger oxidizing agent in acidic medium. Ozone is stronger oxidizing agent in acidic medium. क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? आप ये लिख सकते हैं.
ठीक है, अब बस रीजन लिखना चाहो तो ये लिख लो फटाक से, अभी लिख लो बेटा, सेम सा लिख लिया है। ओए कुणाल, टिप लिया ये टिप से चलिए, हो गए सबके? अच्छा मैं ये बोल दिया नहीं यूज कर, कोई लिख रहा है, चल ठीक है, वो लाइन याद रखना फिर। अब से इसके अगर रिएक्शन देखा जाए ना, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। रिएक्शन क्या है? ये ऑक्सीडाइज करेगा क्या? अब सुनना, की पॉइंट क्या है, ऑक्सीडाइज करेगा। हमेशा याद रखना, अगर x माइनस होगा या I माइनस होगा, I माइनस का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ये I2 में जाएगा, याद रहेगा। I माइनस किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन हो गया। NO2 माइनस किस में जाएगा? +3 है, NO3 माइनस में जाएगा, +3 से किस में जाएगा? +3 से जब भी नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम स्टेट कौन सा है? +5 है, याद रहेगा। चलिए एक चीज और, सल्फाइड आयन का कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो सल्फाइड आयन सल्फेट में जाता है। सल्फाइड आयन किस में जाएगा? O3 किस में जाएगा? O2 में जाएगा। मतलब आपको ऐसे रिएक्शन दे देंगे, O3 प्लस PbS, आपका आंसर क्या होगा? O3 प्लस PbS, PbS किस में जाएगा? PbS किस में जाएगा? PbS किस में जाएगा? सल्फाइड आयन है क्या? ये किस में जाएगा? PbSO4। अगर इसके साथ O3 का रिएक्शन कर दिया तो प्लस O2 बन जाएगा। नहीं समझा क्या? धीरे भाई, CuS प्लस ओजोन, कॉपर सल्फाइड है क्या? सल्फाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है? CuSO4 प्लस O2, याद रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, सल्फाइड एंड मेटल सल्फाइड H2S नहीं होना चाहिए, नॉट H2S। H2S का जब भी ऑक्सीडेशन होगा ये ऑलवेज सल्फर में जाता है। मतलब अब ये रिएक्शन क्या है? ओजोन प्लस H2S क्या बनेगा? सल्फर प्लस O2। अबे तो नहीं समझ में आएगा? अरे यार, अब यार देखो यार, O3 प्लस NaI, आपसे कोई पूछ ले आपका आंसर क्या होना चाहिए? O3 किस में जाएगा? NaI किस में जाएगा? ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, बैलेंस नहीं किया है अपन ने। पॉइंट समझ में आ रहा है? SO3 2 माइनस किस में जाएगा? Fe2 प्लस किस में आता है? चलिए तो FeCN6 4 माइनस किस में जाएगा? इन सब का ऑक्सीडेशन करना है। सल्फर प्लस 4 में है, किस में आएगा? +4 से किस में जाएगा? तो किस में जाएगा ये? SO4 2 माइनस। ये आयरन +2 में है, किस में जाएगा? तो ये हो जाएगा FeCN6 3 माइनस। ठीक, ये ना मतलब मैं सिर्फ ओजोन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये रिएक्शन कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इनके साथ ऑक्सीडाइज करो तो ऐसे ही रिएक्शन होता है, सबके लिए कॉमन है ये। हो गया? चलिए MnO4 2 माइनस किसमें ऑक्सीडाइज होगा? अबे +6 में है, ऑक्सीडाइज होगा किसमें? तो क्या बनेगा? MnO4 माइनस +6 से +7। चलिए हो गए सबके? हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसी में चलो एक और लिख लेगा। देखो अगर आपके पास कोई सिल्वर का आर्टिकल है तो सिल्वर ओजोन के प्रेजेंस में ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक। अब इसका रीजन क्या है कि सिल्वर प्लस O3 मिलके क्या बनेगा सोचते हैं। Ag किसमें है? Ag किसमें यहाँ पे?
ऑक्सीडाइज होगा, Ag 0 से किसमें जाएगा, Ag +1, Ag से +1 में होता है, +2 नहीं होता है Ag +1 में जाएगा क्या। अब ध्यान से सुनना, O3 किसमें ब्रेक होगा, O2 + O, इसका नेसेंट ऑक्सीजन इस Ag+ के साथ रिएक्ट होगा, क्या बनेगा, Ag2O + O2। ये जो Ag2O होता है ये ब्लैक कलर का होता है, क्या अनस्टेबल रहेगा ना, अगर हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल रहेगा, हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली Hg + O3, अब ये फटाक से बनाना वरना फटाक से पिटूंगा, ये रिएक्शन समझा। अब इतना तो सोच सकते थे कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड बनेगा + O2 बनेगा, इतना समझ में आया। चलिए तो ये बनता है, वैसे मैं आपको बता दूं Hg2O बनता है + O2 बनता है, ठीक। Hg22 प्लस होता है, +1 है ना, Hg22 +1, Hg22 प्लस आएगा, ये मर्क्यूरस ऑक्साइड है। अब दोनों रिएक्शन का इंपॉर्टेंस एक एक लाइन में सुन लेते हैं। पहले रिएक्शन का आपने इंपॉर्टेंस सुन लिया, क्या है पहला रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, सिल्वर के आर्टिकल क्या हो जाते हैं, ब्लैक। क्या तो आप लिख लो पहले एक लाइन, लिख लीजिए कि सिल्वर आर्टिकल्स become black silver article becomes black due to formation of Ag2। हो गया सबके। सेकेंड रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है, सुनिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, Hg + O3 मिलकर Ag2O + O2 बनता है। इसको बोलते हैं, हेडिंग दीजिए टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी समझ में आया, मर्क्यूरी का क्या होगा, टेल। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई भी ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लो, आप कोई कंटेनर ले लो, कंटेनर में आपने Hg फिल किया। आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत Hg के बारे में पढ़ा होगा, राइट, पढ़ा थोड़ा बहुत, पक्का। चलिए बैरोमीटर यूज है, क्यों यूज होता है, ठीक है, चलिए अपन उससे मतलब नहीं, ठीक। यहाँ बात करें, Hg रहेगा, क्या होगा कि अगर आपने Hg में O3 ऐड कर दिया, क्या किया आपने, O3 ऐड कर दिया, तो Hg वैसे देखा जाए लिक्विड है ये, और ये मोबाइल लिक्विड है। मोबाइल लिक्विड मींस ऐसे मूव करते रहेगा रैंडमली, लेकिन जैसे ही आप इसमें ओजोन ऐड कर दोगे, ये जो Hg था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो Hg2O है ये सरफेस के साथ ऐसे स्टिक करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही Hg2O फॉर्म होगा, इमेजिन कि सरफेस पे ऐसे Hg2O स्टिक हो गया। अब स्टिक होगा तो मर्क्यूरी मूव करेगा, तो आपको ऐसा फील आएगा कि इसका ऐसे टेल बनता हुआ नजर आएगा। टेल समझ में आ रहा है, फिर ऐसे वो मर्क्यूरी मूव कर सकता है रैंडमली, लेकिन जैसे ही Hg2O बनेगा, Hg2O क्या होता है, सरफेस पे स्टिक करना स्टार्ट हो जाएगा। स्टिक करेगा तो आपको क्या लगेगा, ऐसे टेल बनता हुआ नजर आएगा क्या, इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, तो अगर आपको ओजोन चेक करना है कि ओजोन है या नहीं है, कुछ मत करिए, आप उसको Hg में डालिए, डालते ही अगर ऐसे मर्क्यूरी का टेल बन रहा है, इट मींस वो लिक्विड या वो कंपाउंड O3 था। समझ में आया क्या, तो लिखिए इसमें टेस्ट ऑफ ओजोन, इसमें टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी लिख दीजिए, और ये लाइन लिखिए आप, टेस्ट ऑफ ओजोन में टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। इसमें लिखिए कि प्योर Hg is mobile liquid, pure Hg is mobile liquid, but when it comes in contact with ozone, when it comes in contact with ozone,
it comes in contact with ozone, its mobility decreases, and it starts sticking to the surface, glass surface, लिख सकते हो, to the glass surface, forming a type of tail, and it starts sticking to the glass surface, forming a type of tail due to formation of Hg2O. Due to formation of Hg2O. हो गया। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, टेनिंग ऑफ मर्क्यूरी। एक आप और टेस्ट लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम मेंस में तो नहीं, एडवांस में शायद पूछ सकते हैं, तो सेकंड आप लिख सकते हैं कि सेकंड टेस्ट लिखिए, ये वाला खैर इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, टेनिंग ऑफ मर्क्यूरी, याद है ना। सेकंड लिखिए, अ फिल्टर पेपर soaked in alcoholic benzidine, a filter paper soaked in alcoholic benzidine होता है बेंजीन पे NH2 और यहाँ पे बेंजीन पे NH2, ये बेंजाइडीन है। soaked in alcoholic benzidine becomes brown when brought in contact with O3. Becomes brown when it comes in contact with O3. हो गया? Becomes brown when it comes in contact with O3. तो इसकी रिएक्शन हो गया। चलो, ये तो इसके दो टेस्ट हो गए। एक रिएक्शन आप और लिख सकते हैं जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, O3 प्लस H2O2 मिलके बनाता है H2O प्लस O2। एक आप ये रिएक्शन और लिख लीजिए चाहो तो, O3 प्लस H2O2 कन्वर्ट होता है H2O प्लस O2 में। ये रिएक्शन में आप कंफ्यूज क्या होंगे, ठीक ना। वैसे रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। H2O2 किस में कन्वर्ट होता है, H2O प्लस O2 में, ठीक ना। आप कंफ्यूज क्या होंगे कि इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक। ये चेक करने का सबसे सिंपल मेथड है कि इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप O3 का मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ओजोन एसिडिक मीडियम में वैसे था 2.07 वोल्ट, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O2 ये होता है प्लस 1.77 वोल्ट। आप खुद से बताइए किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका। यार O3 का रिडक्शन होगा क्या, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो O3 का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, H2O2 का क्या हो रहा है, इट मींस O3 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि O3 प्लस H2O2 में H2O प्लस O2 बनता है, H2O2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस ये ध्यान रखना, ठीक। क्या बोलिए नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा सेम रिएक्शन हो रहा है तो याद आएगा। पहला पॉइंट, ये Hg लिक्विड होता है, मूव करते रहता है। सिल्वर लिक्विड होता है क्या, हाँ नहीं, सिल्वर लिक्विड है क्या, सिल्वर सॉलिड है। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं क्या कि कोई भी गैस है अगर Ag के साथ रिएक्ट होके अगर ऐसे सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक बन रहा है, मतलब वो ओजोन है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या। यार ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं जो Ag के साथ रिएक्ट होके ऐसे ब्लैक बनाता है। कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए सिल्वर पे, तो ये Ag2 में आता है। इनफैक्ट हटाओ ना यार, हाँ बोलिए। अच्छा, सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको ऐसा कहना है क्या, किसके साथ, O2 के साथ यूजुअली नहीं करता, लेकिन Ag, अबे ध्यान सुनो पड़ा, इनका ये डाउट है कि Ag किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, आप यही बोल रहे हैं ना।
ऐसा नहीं कि एजी किसी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एजी को रिएक्ट कर सकते हैं। एजी प्लस के मेरे फोर लोग या फिर एजी प्लस कोई भी रिएक्शन रिएक्ट होता है। जब मैं डेवलप पढ़ाऊंगा एजी के बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने हैं। सिल्वर लेस रिएक्टिव, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्टिव है ही नहीं, रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक, तो ये हो गया ओजोन। ओजोन के बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है अपना? कौन सा है? सिंपल ऑक्साइड हो गया। चलिए वेटिंग कीजिए। सल्फर, नेक्स्ट आते हैं सल्फर। हेडिंग ये सल्फर। सल्फर में अपन बेसिकली दो एरोट्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक है रोम्बिक सल्फर, इसको अल्फा सल्फर बोलते हैं, दूसरे को बीटा सल्फर। तो हेडिंग ये सल्फर में एरोट्रॉप। एरोट्रॉप्स में पहला मैं पे लिख देता हूं रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर बोलते हैं और इसको अपन बीटा सल्फर बोलते हैं। पहले चीज तो आप ये याद रखो, ठीक। और इनका अगर अपन देखा जाए स्ट्रक्चर, तो ये भी एसिड मॉलिक्यूल होता है। एसिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? क्राउन शेप होता है, पता ना यार? ऐसे सल्फर 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 क्राउन शेप होता है। इसके बारे में याद आपको क्या, दोनों का ही शेप सेम होता है। एसिड ये भी होता है, ठीक। इसका भी स्ट्रक्चर यही, इसका भी स्ट्रक्चर यही होता है। दोनों ही एसिड के फॉर्म में रहते हैं। बनते कैसे हैं? तो सामने बाबू, अगर अल्फा सल्फर को अगर आपने 369 केल्विन पे हीट किया तो ये बीटा सल्फर में कन्वर्ट होगा और इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। एक चीज में याद रखिए, आपने लिख लिया तो रोम्बिक सल्फर का डेंसिटी ज्यादा होता है मोनोक्लिनिक से। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि डेंसिटी ऑफ रोम्बिक सल्फर इज मोर देन, या फिर डेंसिटी ऑफ अल्फा सल्फर इज मोर देन बीटा सल्फर। हो गया। सेकंड पॉइंट, ये जो अल्फा सल्फर है वाटर में इनसॉल्युबल है, बाकी कार्बन डाइसल्फाइड इन सब में सॉल्युबल है। सेकंड पॉइंट लिखिए कि अल्फा सल्फर इज insoluble in water, but soluble in carbon disulfide। हो गया सबके? एक चीज और, ये तो वैसे S8 हो गया। वैसे आपने O2 का नाम सुना है? अबे O2 सुना है ना? O2 अगर आपसे कोई पूछे कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, सेम चीज S2 भी होता है, लेकिन S2 बहुत ही हाई टेम्परेचर में मिलता है, ठीक। और S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। आगे लिखिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि like O2, S2 is paramagnetic, like O2 S2 is paramagnetic। ये पॉइंट याद रखना, अदरवाइज आप इसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे। और ये कब मिलता है? वैसे यूजुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं मिलता है। ये प्रेजेंट लिखो ब्रैकेट में, प्रेजेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर, प्रेजेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर में मिलता है S2। हो गया। तो चलिए ये था सल्फर का इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं सल्फर के कंपाउंड। चलिए पहला कंपाउंड पर बात करते हैं। बेसिकली सल्फर में बस तीन ही कंपाउंड पढ़ना, और एक है SO2, दूसरा H2S और तीसरा H2SO4। ठीक, तो पूरे सेक्शन में ये तीनों है। SO2 में फटाक से सबसे पहले SO2 में हेडिंग प्रिपरेशन।
इसी प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन Na2SO3 प्लस HCl। Na2SO3 प्लस HCl मिलके बनाता है NaCl प्लस SO2 प्लस HCl। Na2SO3 प्लस HCl मिलके बनाएगा NaCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो यहाँ से आपको SO2 मिल सकता है। सेकेंड रिएक्शन है, पहला रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन कॉपर प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये बनेगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2। अच्छा, इसके लिए की पॉइंट क्या है? आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन याद है? याद है? किसी मेटल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या बनता है? क्या बनता है? NO2 बनता है क्या? वैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहे, यहाँ पे SO2 गैस बनता है। HNO3 में क्या बनता था? NO2। यहाँ पे SO2 गैस बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहे तो सेम रेट कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर का सल्फेट, वहां पे क्या बना देते? मेटल का नाइट्रेट प्लस NO2 बना देते। यहाँ पे मेटल का सल्फेट प्लस SO2 बनाएंगे, राइट? टिप लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा सल्फर का। यहां से अपन लार्ज स्केल में ऐसे बनाते हैं। एक रिएक्शन और FeS2 प्लस O2, किसी भी सल्फाइड का कंबशन करोगे तो SO2 मिलता है। FeS2 प्लस O2 ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2। हो गया। आगे की बात कर लेते हैं। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट? SO2 क्या होगा? या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4 है क्या? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? दोनों होगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो अगर SO2 इधर जा सकता है ये SO4 टू माइनस में, अगर डिक्रीज होगा तो ये सल्फर में जाएगा 0, यहाँ पे +6। तो ये लिख लीजिए आगे कि SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent। जब इसकी रिएक्शन देखते हैं, पहला रिड्यूसिंग एजेंट SO2 प्लस MnO4 माइनस प्लस H प्लस, आपको बताना है SO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस को बताना है। फिर KiO3 प्लस SO2 प्लस H2O। यहाँ पे देखिए, अगर SO2 दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद क्या होगा? तो ये SO2 किस में जाएगा? SO4 टू माइनस में। अबे यार देखो, SO2 दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या होगा? तो अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो SO2 किस में जाएगा? ये तो SO4 टू माइनस में। मैंगनीज +7 से एसिडिक मीडियम में किस में आता है? किस में जाएगा? मींस मैंगनीज का +2 का कंपाउंड ये SO4 टू माइनस बनेगा। समझा? मींस ये बन जाएगा MnSO4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? H प्लस है, ये H2SO4 प्लस H2। क्रोमियम +6 से किस में जाता है? किस में जाएगा? +3 में। तो क्या बन जाएगा? Cr+3 बनेगा क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, Cr+3 प्लस SO4 2 माइनस प्लस H2O। iO3 माइनस +5 से अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये I2 में जाएगा, तो I2 प्लस SO4 2 माइनस। तीन रिएक्शन देखो, तीनों में से कोई भी डिफिकल्ट नहीं आएगा। SO2 जब भी रिड्यूस करेगा किसी को, इन सबका रिडक्शन हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाएगा? SO4 2 माइनस में। फटाक से टिक लीजिए।
हो गए सबके? चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद किस में जाएगा? खुद किस में जाएगा? SO2 खुद किस में जाएगा? सल्फर में जाएगा, राइट। अब इसके रिएक्शन देखिए यहाँ पे, SO2 प्लस SnCl4 सॉरी SnCl2, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो 3 + 2 से किस में जाएगा? +4 में, तो ये जाएगा SnCl4 प्लस सल्फर +4 से किस में जाएगा? मतलब ये सल्फर बन जाएगा, बैलेंस कर लोगे तो प्लस HCl प्लस H2, H2S प्लस सल्फर, H2S प्लस SO2, ये बनता है सल्फर प्लस H2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये देखो कैसे याद रखोगे ये वाला, SO2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस में जाएगा? S में। और मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था H2S का जब भी ऑक्सीडेशन होगा किस में जाएगा? मींस H2S भी ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में जाएगा, SO2 भी रिड्यूस होकर किस में जाएगा? इसलिए H2S प्लस SO2 मिलकर सल्फर प्लस H2 बनता है, ठीक। वैसे सल्फर का ये येलो टर्बिडिटी बनता है। फोर्थ रिएक्शन CO प्लस SO2, बोलिए Ap प्लस SO2, CO प्लस SO2, CO2 और इसको SO2 अगर इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो किसमें जाएगा? CO2 प्लस क्या हो जाएगा? सल्फर। ये याद रखिए बस, FeO प्लस सल्फर, ये FeO प्लस फेरस सल्फाइड होता है, ये मेटलर्जी में आएगा रिएक्शन, बस ठीक है। चलिए इसमें नहीं FPS बनता है, बस एक ध्यान रख लो। एक चीज और, बस लास्ट रिएक्शन इसका SO2 का, SO2 प्लस वाटर को बताएगा। SO2 प्लस वाटर क्या बनेगा? H2। तो अगर आपको ये आता है तो SO2 प्लस NaOH बता दो, खुद से कंप्लीट करिए, क्या बनेगा? यार ये SO2 वाटर में जाके H2SO3 बनाएगा क्या? H2SO3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? Na2SO3 प्लस H2। हो गए सबके? चलिए ये था बेसिकली SO2 का रिएक्शन, राइट। एक चीज बस और, SO2 आपने कुछ ब्लीचिंग एजेंट करके नाम सुना है? पक्का? क्या होते हैं ब्लीचिंग एजेंट? ब्लीच करते हैं, बिल्कुल। ब्लीच करने का मतलब क्या है? किसी भी कलर्ड मटेरियल को कलरलेस बना देंगे। ये पॉइंट चमका? अब देखिए होता है क्या, चलो पहला पॉइंट ओजोन के बारे में। O3 किसमें ब्रेक होता है? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सिंस ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी कलर्ड मटेरियल पे, कलर्ड मटेरियल है, ठीक, क्या करेगा? कलर्ड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके इसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो क्या O3 ब्लीचिंग एजेंट है या नहीं है? है नहीं है? है। सेकेंड थिंग, O3 भी है, SO2 भी है। SO2 को अगर आपने वाटर में डाला किसमें कन्वर्ट होगा? SO2 को अगर आपने वाटर में डाला सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा? H2SO3 में कन्वर्ट होगा। H2SO3 क्या होता है? ये कन्वर्ट हो गया H2SO3। ये H2SO3 वाटर में जाके ये बनता है H2SO4 प्लस। तो बताइए क्या बचेगा यहाँ से?
नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये भी कलर्ड मटेरियल को कलरलेस में कन्वर्ट करता है। तो क्या H2 ये SO3 भी ब्लीचिंग एजेंट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूँ। O3 भी ब्लीचिंग एजेंट है, आप नोट कर लेना। SO2 भी ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें क्या होगा? O3 के केस में ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण है? किसके कारण है? नेसेंट ऑक्सीजन के कारण। इसमें किसके कारण है? तो यहाँ पे क्या होगा? इस वाले केस में कोई भी कलर्ड मटेरियल है, नेसेंट ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके कलरलेस बन गया। तो ये जो कलरलेस बनेगा ये परमानेंट होगा, ठीक, क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ था। यहाँ पे क्या होगा? ये नेसेंट हाइड्रोजन बना था, तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा? रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये क्या करेगा? कलर्ड मटेरियल को रिड्यूस करके कलरलेस में बनाएगा। जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में लाओगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है क्या? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन फिर से इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अगर फिर से ऑक्सीडाइज करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा? कलर्ड बन जाएगा। इसीलिए ये जो कलरलेस आएगा ये क्या होगा? टेम्परेरी होगा। तो SO3 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है, ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। पहले ये समझा। अब इसका की पॉइंट क्या है? कहीं भी नेसेंट हाइड्रोजन है उसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा? कहीं भी नेसेंट ऑक्सीजन से अगर हो रहा है तो परमानेंट होगा, राइट? तो ये लिख लीजिए नोट में, और ये पॉइंट भी नोट करो। फिर आप ये लिखो, हो गया? चलिए हो गया ना? लिखिए इसमें कि O3 is चलिए जल्दी करो, 10 मिनट्स का बचा है, खत्म हो गया। O3 is bleaching agent and its bleaching action is permanent. O3 is bleaching agent and its bleaching action is permanent. हो गया? Next point, SO3 acts as SO2 acts as bleaching agent. SO2 acts as bleaching agent and its bleaching action is temporary. आएंगे H2SO4, हाँ H2SO3 भी है, हो गई। अच्छा एक रिएक्शन बता दो, SO2 plus Cl2 क्या होता है? तो मैं लिख देता हूँ यार। SO2 में एक और रिएक्शन है, SO2 plus Cl2। अरे यार SO2 plus Cl2 क्या बनेगा? SO2 Cl2, नॉर्मल रिएक्शन। लिख लीजिए ये। हो गए सबके? फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल H2S। जैसे पहला मेथड FeS plus H2SO4 मिलके बनेगा FeSO4। देखो यार एक आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बस आयन एक्सचेंज करो। FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा? H2S बनेगा क्या? पहली बात। सेकंड थिंग आप जल्दी से देख लो, बस 2-3 लाइन का ये छोटा सा टॉपिक है। H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा? H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? मिनिमम में है क्या? जब भी अगर ये रेडॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा सडन की, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा।
तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा। दूसरे को क्या करेगा? तो H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। H2S का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, मैंने की पॉइंट बताया था, किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फर में। टेबल प्रोडक्ट से। चलिए एक रिएक्शन आप बता दो यार, H2S प्लस SO2 अभी बताया था। H2S किसमें जाएगा? सल्फर। SO2 किसमें जाएगा? सल्फर प्लस H2। तो गए सबके? एक रिएक्शन चाहे तो आप बता सकते हैं, H2S प्लस SnCl2, तो यह बता सकते हैं H अपन ये किसके SO2 प्लस देखा था क्या? SO2 प्लस SnCl4 क्या बनता था? अच्छा वहाँ पे SnCl4 क्या बताते हैं? H2S प्लस SnCl2 से ये ऑक्साइड होगा क्या? किसमें जाएगा? H2S किसमें जाएगा? आप एक गड़बड़ है ना? अच्छा ये किसमें जाएगा? SnCl2। ये किसमें जाएगा? इसका इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है H2S। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं H2SO4। H2SO4 में सबसे पहले अपने को प्रिपरेशन पढ़ना है। प्रिपरेशन में पहले मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ करना कैसे है। HNO3 का कैसे कर रहे थे प्रिपरेशन? HNO3 का प्रिपरेशन पहले क्या ला रहे थे अपन? NO से फिर क्या आ रहा था? HNO3। याद है? यहाँ भी अपन क्या करेंगे? सबसे पहले SO2 से SO3 से H2SO4, ये अपना होगा। याद हो गया? सबसे पहले क्या आएगा? SO2 से क्या करेंगे? SO3 से फिर H2SO4। अब यार SO2 कैसे बनाओगे? ये कैसे बनाना है अभी अपन ने पढ़ा है क्या? बताएंगे आप? S प्लस O2 से SO2। और कोई एक आध मेथड पढ़ा होगा? मैंने पढ़ा SO2 बनाने का मेथड क्या था? FeS2 प्लस ये फेरस सल्फाइड प्लस O2 से भी क्या बन रहा था? प्लस बन रहा था क्या? चलिए इसी का नेम है कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस पहला स्टेप यही होगा SO2 बनाना। स्टेप 1। चलिए SO2 बनाते हैं तो अपने पास मेथड है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, SO2 बन जाएगा। या फिर आप चाहो तो FeS2 प्लस O2, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2, यहाँ से भी SO2 बन जाएगा। ये हो गया। अब अपन ने SO2 बना लिया, अब क्या करेंगे हमारे? SO2 से SO3 बनाएंगे। स्टेप 2, कुछ नहीं कर रहा है, SO2 प्लस O2 मिलके क्या बनेगा? SO3 बनेगा क्या? SO2 प्लस O2 मिलके क्या बनेगा? SO3। लेकिन चलिए यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन है आपको याद रखना है, ये बेसिकली 400 डिग्री सेल्सियस 2 atm प्रेशर है और यहाँ पे कैटलिस्ट V2O5 है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। हो गए सबके? अब ध्यान से सुनना, थर्ड प्रोसेस क्या होगा आपका? SO3 में क्या ऐड करें? अरे यार SO3 से H2SO4 बनाना है, वाटर डालेंगे क्या? तो बन जाएगा H2SO4। लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं डालते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं H2SO4। SO3 प्लस H2SO4 मिलके कोई बताएगा क्या बनेगा?
कंबाइन कर दो, ये बन जाएगा H2S2O7। सुनना भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर क्या करोगे आप, H2S2O7 का हाइड्रोलिसिस कर दो। कोई है तो बता सकता है? H2S2O7 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? 2 टाइम्स H2SO4 बन गया H2SO4। पहला डाउट आपको ये आएगा कि यार अपन H2SO4 बना रहे हैं और बनाते टाइम ये यूज कर रहे हैं। डाउट आया? अपन ने SO3 में ही वाटर क्यों नहीं डाल दिया? H2SO4 बन जाएगा। अपन ने पढ़ा है क्या SO3 प्लस वाटर मिलके क्या बनता है? H2SO4 बनता है। तो अपन ने यहीं से क्यों नहीं बना लिया? राइट? इसका रीजन ये है कि SO3 प्लस वाटर मिलके H2SO4 बनता है, ये करेक्ट है, लेकिन ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है कि जो H2SO4 बनेगा वो वेपर के फॉर्म में बन सकता है। तो अगर वेपर के फॉर्म में बन सकता है तो फिर क्या होगा? ये उड़ भी सकता है यहाँ से। बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए अपन ये मेथड यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? तो अपन क्या करते हैं, पहले SO3 में, चलो ठीक है, मैंने 1 मोल H2SO4 यूज कर लिया। 1 मोल H2SO4 यूज करने से ये 1 मोल H2SO7 आया। जब इसमें पानी डालूंगा तो फिर मुझे कितना मिल गया? 2 मोल H2SO4 मिल गया। पहले भी अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता तो मुझे कितना मोल H2SO4 मिलता? 1 मोल। पहले भी इस प्रोसेस से 1 मोल H2SO4 मिल रहा था। अभी भी हुआ क्या कि चलो मैंने 1 मोल H2SO4 यूज किया, डबल बन गया उसका। वैसे यील्ड तो सेम ही है क्या, लेकिन बस ये प्रोसेस थोड़ा सेफ है। इसमें क्या होगा, वेपर बनेगा, इधर वेपर नहीं बनता है। ठीक, तो लिखिए ये, और ये पॉइंट नोट करिए। लिखिए इसमें कि एडिशन ऑफ वाटर इन SO3, ये सबने नोट कर लिया ये? अब यार पहले ये लिखो, हो गया क्या? लिख लीजिए कि एडिशन ऑफ वाटर इन SO3 is highly exothermic reaction, is highly exothermic reaction, and it leads to formation of, and it leads to formation of, and it leads to formation of H2SO4 vapor, and it leads to formation of H2SO4 vapor। हो गया क्या? चलिए बस इसके ये हो गया प्रिपरेशन। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक तो। हेडिंग प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। पहली बात आपको पता होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का एक प्रॉपर्टी पता है क्या है ये? हाँ, इसे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो लिखिए इसमें कि concentrated H2SO4 is strong dehydrating agent। concentrated H2SO4 is strong dehydrating agent। तो इसकी कुछ dehydrating agent वाली रिएक्शन देखते हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा HCOOH पे concentrated H2SO4, H2C2O4 में से concentrated H2SO4, C12H22O11, इसमें आपने concentrated H2SO4। पता है क्या करेगा ये? concentrated H2SO4 का काम क्या है? पानी निकालेगा क्या? H2O बाहर निकालो तो ये बन जाएगा CO प्लस H2O, यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये H2O इस H2SO4 के साथ अटैच होता है। यहाँ से भी अगर आपने H2O बाहर निकाला, सुने यहाँ पे H2O बाहर निकाला तो क्या बनेगा? C2, मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ ऐसे ही CO प्लस CO प्लस ये H2 यहाँ से, ये भी जो H2 आ रहा है ना, ये H2SO4 के साथ अटैच रहता है। यहाँ पे ये बनता है कार्बन प्लस H2, ये होता है ब्लैक और ब्राउन।
C12H22O11 को शुगर बोलते हैं। एक चीज और, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? खुद तो डिक्रीज होगा, दूसरे को क्या करेगा? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो याद रखना खुद ये कन्वर्ट होगा SO2 में, +6 से जाएगा +4। जैसे इसके रिएक्शन कार्बन प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, P4 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, HBr प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, HI प्लस यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसमें जाएगा? SO2 में। कार्बन किसमें जाएगा? CO2 में प्लस वाटर। H2SO4 जाएगा SO2 में, ये फास्फोरस जाता है H3PO4 में +5 स्टेट में। HBr -1 से किसमें जाएगा? HI किसमें आता है? I माइनस किसमें आता है? Br2 प्लस SO2 प्लस वाटर, यहाँ पे भी I2 प्लस SO2 प्लस वाटर। एक रिएक्शन आपको, ये सब तो सिंपल से रिएक्शन है, बस एक रिएक्शन आपको तो याद नहीं रह सकता है, K4 ApCN46 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, लिखो ना K2SO4 प्लस ApSO4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस NH4 होल ट्वाइस। बस एक ये रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो एनसीईआरटी करेंगे, लेकिन बुकलेट सॉल्व करें तो उसमें आएगा K4 ApCN46 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, K2SO4 प्लस ApSO4 प्लस CO प्लस H2 प्लस अमोनियम सल्फेट बनता है। हो गया? इसमें आप और लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड की जगह पे क्या, अभी तुम्हें लग रहा है खत्म हो गया ऐसा? अबे हट, 5 फीडिंग हो रहा है बे। अगर कॉन्सेंट्रेटेड की जगह पे आपने डाइल्यूट ले लिया, यहाँ पे CO नहीं बनेगा, HCN बनता है, पूरा रिएक्शन सेम होगा, CO की जगह पे HCN होता है। ये भी लिख लो पॉइंट कि विद डाइल्यूट H2SO4 HCN is formed with dilute H2SO4, यहाँ पे डाइल्यूट लिया तो with dilute H2SO4 HCN is formed instead of CO। इस रिएक्शन में सब कुछ सेम होगा, इस रिएक्शन में डाइल्यूट लिया तो यहाँ पे HCN बनेगा। PCl5 पे अगर आपने H2SO4 लिया तो ये बनेगा SO2Cl2 प्लस POCl3 प्लस HCl। ये देखा, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में एक चीज रह गया, H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको आता है पक्का? जो मैंने आपको कल ही शायद मेरे लेक्चर में भेजा था, आपने देखा क्या? देखा आपने, या तो आपने पहले भी अगर देखा हो तो चलेगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर नोट करने आता है क्या बोलते हैं? H2SO4 का नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि H2SO4 में कितने S डबल बॉन्ड O होते हैं? ऐसे आना चाहिए। H2SO3 पक्का स्ट्रक्चर आता है। H2SO5 पेरोक्साइड लिंकेज होता है, वो मैंने वहां पे स्ट्रक्चर पढ़ाया था बे। फिर H2S2O4
H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8 इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं? मैं बताऊं कल बोल नहीं आज ही, ठीक ना? आते हैं नहीं? पक्का? की पॉइंट वही है, अगर मोर देन वन सेंट्रल एटम है तो आप ऑक्सीजन का नंबर देखिए, अगर ऑक्सीजन का नंबर ऑड है तो क्या होगा? XOX लिंकेज होगा। अगर ऑक्सीजन का नंबर इवन है फिर क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इन द रेंज है फिर क्या होगा? XX लिंकेज होगा। आउट ऑफ रेंज है तो XOOX लिंकेज होगा, राइट? आपको इसके बाद H2S2 होते हैं, एक तो बस बताया तो मैं हो गया। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड OH। ये H2S2O3 का स्ट्रक्चर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कोई बता सकते हैं क्या होगा? क्या है क्या? चलिए मैं आपको बता दूं, इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसके पास दो लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक? तो अगर sp2 है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका आ जाएगा -2, इसका +2 +2 +1 +1, इसका आ जाएगा +6। नहीं चमका ना? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, -1 +1, S डबल बॉन्ड S में। सिंस दोनों का ऑक्सीडेशन सॉरी ये हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए इस पे -2 और इस पे +2 होगा। SO3 का स्ट्रक्चर आपको आता है? पक्का? कैसा होता है SO3 का? मतलब कोई बता सकता है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सबको आता है ना? लेकिन अगर SO3 ना लिखा हो, अगर आपको ऐसे गामा SO3 लिखा हो, ये ध्यान रखना इज अ साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर होता है मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है ये SO3 होल 3 होता है, गामा SO3 मतलब इसका स्ट्रक्चर ये S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S O S O S डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O, ये गामा SO3 होता है, ठीक? बाकी आप H2S2O4 वो सब का स्ट्रक्चर पता है ना आपको? पक्का छोड़ दो फिर? नहीं हो तो शायद एनसीईआरटी में भी होगा, शायद मुझे लग रहा है। कितने स्ट्रक्चर? 4 ही दिए हैं क्या? 4 ही दिए हैं? एक काम करो, आप नोट्स में बस ये लिख लो, स्ट्रक्चर मत लिखो, आप घर से कर लेना। H2SO3 का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, H2SO4 का आना चाहिए, H2SO5 का आना चाहिए, H2S2O3 का आना चाहिए, H2S2O4 का आना चाहिए, H2S2O5 का आना चाहिए, H2S2O6 का आना चाहिए, H2S2O7, H2S2O8 का आना चाहिए। इतने स्ट्रक्चर है, ये है ऑक्सी एसिड, ठीक? 3 के स्ट्रक्चर आना चाहिए। हो गया? ये था आपका 16th ग्रुप, एकदम इसमें कलरलेस मतलब व्हाइट रहेगा। इस पे कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा इंपॉर्टेंट। जो व्हाइट बेसिकली कुछ व्हाइट मतलब ये कुछ नहीं है, सभी है। आज अपने काम करने वाले हैं, आज इवनिंग में आपको टी एंड एस ब्लॉक का पहला लेक्चर बढ़ा देता हूँ, कल आप देख सकते हो ना। तो टी एंड एस ब्लॉक 2 लेक्चर का है वो टी एंड एस ब्लॉक, तो एक आपका हो जाएगा, बस एक कंपाउंड बचेगा, 2 लेक्चर का होगा। एक लेक्चर में आज डाल देता हूँ, ठीक ना?